नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का तात्पर्य है, सामान्यतः क्या होता है, प्रसव की तृतीय अवस्था में हमने देखा कि जो अपरा या जेर है उसका निष्कासन होता है, जेर जो है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जेर जो है निर्धारित जो समय होता है उसके अंदर बाहर नहीं निकल पाती है। लगभग 2 से 8 घंटे का, जो हमने देखा था प्रसव की तृतीय अवस्था का जो समय होता है 2 से 8 घंटे, या मैक्सिमम ये क्या है कि 12 घंटे के अंदर अंदर गाने के बाद में जेर जो है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन कई बार क्या होगा कि 12 घंटे बीत चुकने के बाद में भी जेर जो है वो उसका निष्कासन नहीं हो पाता है, और जो अपरा है वो उसका वो रुक जाती है, बाहर निष्कासन नहीं हो पाता, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, यानी प्लेसेंटा या अपरा का रुक जाना, गिर नहीं पाना, उसको हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, इस जो तृतीय अवस्था के अंदर जो है प्रसव की, इस तृतीय अवस्था के अंदर किस प्रकार से अपरा का निष्कासन होता है, ये थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। तो ये जो गर्भाशय है और इसके अंदर ये इस प्रकार से भ्रूणीय झिल्लियां, और ये बाहर इस प्रकार से लटकी हुई रहेगी। जैसे ही फीटस बाहर निकल जाता है, ये भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं और ये इस प्रकार से बाहर कुछ बाहर लटकी हुई रहती है, बाकी इसके अंदर गर्भाशय में है। अब हम बात करेंगे जो गोवंश और भैंस के अंदर, इनके अंदर जो गर्भाशय के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो किस प्रकार का होता है, कॉटिलिडोनरी प्लेसेंटा। किस प्रकार का है, कॉटिलिडोनरी प्लेसेंटा। कॉटिलिडोनरी प्लेसेंटा होता है, यानी इनमें क्या होता है, गर्भाशय और जो प्लेसेंटा है, भ्रूणीय झिल्लियां हैं, उनके बीच में इस प्रकार से कुछ जुड़ाव होते हैं, कुछ स्थानों पे जुड़ाव होते हैं। ये जो है 80 से लेके 120 स्थानों पर इस प्रकार के जुड़ाव होंगे। किस प्रकार के होते हैं, अगर हम देखें तो ये जैसे गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो परत है उसके इस प्रकार से उभार बनते हैं, और जो भ्रूणीय झिल्ली है उसकी एलेंटोइस और कोरियोन जो मिलकर प्लेसेंटा बनाती हैं, उसके उभार, इनको बोलते हैं कॉटिलिडन्स, और गर्भाशय वाले उभारों को बोलते हैं कारेंकल्स। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब प्रसव की तृतीय प्रावस्था शुरू होती है, फीटस बाहर निकलने के पश्चात इन दोनों के मध्य एक तो क्या होगा, यहां से जो जाने वाली मिडल यूट्राइन आर्टरी है, ठीक है, मिडल यूट्राइन आर्टरी, उससे में जो रक्त प्रवाह है, जैसे ही फीटस बाहर निकलेगा सेकेंड स्टेज के बाद में क्या होता है, फीटस बाहर निकल गया इसलिए रक्त प्रवाह की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। मिडल यूट्राइन आर्टरी वो क्या है, सिकुड़ना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो घट जाता है, रक्त का प्रवाह घट जाता है। रक्त का प्रवाह घटने से ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाते हैं, जो कारंकल्स हैं ये सिकुड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे से पृथक होने में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक एंजाइम साबित होगा इनके बीच में, जिसका नाम है कोलेजिनेज एंजाइम। कोलेजिनेज एंजाइम, कोलेजिनेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, इन दोनों के मध्य जो है ये जो जुड़ाव है इनको खत्म कर देता है, इसको गला देता है, इन दोनों के मध्य जुड़ाव को गला देता है, और ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो पहली क्रिया तो क्या होगी, कोटिलिडन, कोटिलिडन का पृथक्करण, कोटिलिडन का कारणकल से पृथक्करण। पहली क्रिया तो क्या होगी, यानी ये जो कोटिलिडन और कारणकल ये जो जुड़े हुए हैं ये आपस में एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीशन हो ही रहा है, गर्भाशय के संकुचन होते हैं, संकुचनों के फलस्वरूप ये जो प्लेसेंटा है ये सारे के सारे क्या हो जाती है, खिसक कर
और बाहर आके और ये धीरे 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 बाहर आ जाती। तो पहली क्रिया तो क्या होगी, इसमें क्या होगा, कॉटिलिडन और कारेंकल के मध्य जो जुड़ाव है वो क्या होता है, उसमें पृथक्करण होता है, अलग हो जाते हैं वो। और दूसरी क्रिया जो होती है उसके अंदर क्या होगा, गर्भाशय के संकुचनों के फलस्वरूप, गर्भाशय में संकुचनों के फलस्वरूप प्लेसेंटा जो है वो बाहर आ जाती है। प्लेसेंटा जो है वो बाहर आ जाती है, गर्भाशय के जैसे ही संकुचन होते हैं उससे जो है प्लेसेंटा जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये दो क्रियाएं होती हैं, इनको ध्यान में रखना है। पहला तो क्या है कि कॉटिलिडन और कारेंकल के मध्य जो जुड़ाव है वो खत्म होता है, यानी गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है और भ्रूणीय झिल्ली के मध्य जो भी जुड़ाव है वो खत्म होगा, और फिर गर्भाशय के संकुचनों के फलस्वरूप प्लेसेंटा जो है वो बाहर आ जाती है। ये तो हो गई नॉर्मल बात। जब थर्ड स्टेज के अंदर ये नॉर्मली इस प्रकार से प्लेसेंटा बाहर आती है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अब असामान्यता, यानी बाहर नहीं आ पा रही है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो रहा है, उसका क्या कारण होता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के क्या कारण है। क्या किस कारण की वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जो है वो होता है। तो एक कारण आपको मुख्यतः ये समझ लेना, इन दोनों कारकों में किसी भी प्रकार की कमी होने की वजह से बाहर नहीं आएगी, यानी या तो कोटिलिडन और कारेंकल यानी जो गर्भाशय की भित्ति और भ्रूणीय झिल्ली के मध्य जो संबंध है वो क्या हुआ, सेपरेट हुआ नहीं, या तो उस कारण से बाहर नहीं आएगी, या दूसरा क्या कारण हो सकता है कि गर्भाशय में जो संकुचन है वो नहीं हो रहे, तो उससे क्या है कि जेर तो पड़ी है अंदर लेकिन बाहर नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि गर्भाशय के संकुचन नहीं हो पा रहे। इन दोनों कारकों की वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है। और ये कब कब होता है, जैसे कि हम बात करें डिस्टोपिया की स्थिति में, डिस्टोकिया की जब स्थिति होती है, तो मैंने बताया कि डिस्टोकिया की स्थिति में जो गर्भाशय है उसकी जो मांसपेशियां हैं वो पहले ही इतना संकुचन कर चुकी होती हैं कि वो थक जाती हैं, और थकने के फलस्वरूप ये बाद में ऑक्सीटोसिन तो हालांकि रिलीज होगा लेकिन बाद में ये संकुचन नहीं कर पाएंगे, और संकुचन नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संकुचन नहीं हो रहा है तो प्लेसेंटा बाहर नहीं आ पाएगी। तो इस वजह से जो गर्भाशय के अंदर ही जेर जो है वो पड़ी रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि गर्भाशय में संकुचन नहीं हो रहे हैं। किस स्थिति में? डिस्टोपिया की स्थिति में। दूसरा है अधिकांश जैसे कि एबॉर्शन की स्थिति में, और सामान्यतः आप देखते हैं कि जब एबॉर्शन होता है किस स्थिति में, जब ब्रुसेलोसिस की स्थिति में, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ब्रुसेलोसिस में एबॉर्शन होता है, और तब हमेशा आपको ब्रुसेलोसिस की स्थिति में हमेशा आपको क्या मिलता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा मिलता है। ठीक है, क्योंकि इन के मध्य कोटिलिडन और कारेंकल के मध्य इन्फ्लामेशन के कारण जुड़ाव जो हो जाता है वो बहुत अधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कोई भी जो ट्रॉमा है, स्पेशली गर्भाशय में ट्रॉमा की स्थिति में, कोई भी चोट लग गई है उस स्थिति में, गर्भाशय के अंदर हम जैसे डिस्टोकिया की स्थिति में हम हाथ दे के बाहर निकाल रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है, गर्भाशय के अंदर चोट लग सकती है किसी प्रकार की, और उस चोट लगने की वजह से जो इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इन्फ्लामेशन की स्थिति में जहां पे हम चाह रहे हैं कि जो कोटिलिडन्स और कारेंकल्स हैं ये एक दूसरे से शिथिल होकर एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, जबकि जब इन्फ्लामेशन की स्थिति होगी तो इनमें क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, और सूजन आने की वजह से ये बहुत अधिक दृढ़ और हो जाएंगे, मतलब कि सेपरेट होने की वजह से ज्यादा टाइटली और चिपक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बाहर नहीं आ पाएगी प्लेसेंटा। क्यों? क्योंकि इनका कोटिलिडन और कारेंकल है, इनका जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हो जाएगा, और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी गर्भाशय में कोई ट्रॉमा होती है, उस स्थिति में भी जो है फीटस से
प्लेसेंटा जो है वो बाहर नहीं आ पाती है और अंदर चिपकी हुई रहती है। ठीक है, तो ये स्थितियां आपको मिलती हैं। जैसे कि और हम बात करें जैसे जुड़वा शिशु की स्थिति में, इस स्थिति में भी सामान्यतः आपको क्या है, ट्विंस जब होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी, जुड़वा शिशु की स्थिति में भी ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। ठीक है, तो सामान्य मोटा मोटी अगर हम बात करें तो जब डिस्टोकिया होगा तो डिस्टोकिया के लगभग बाद में आपको हमेशा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा मिलेगा। यदि डिस्टोकिया क्या है, लंबा चला है, उसकी मांसपेशियां यदि थक चुकी हैं, या फिर एबॉर्शन और स्पेशली ब्रुसेलोसिस की स्थिति में तो आपको हमेशा मिलेगा ही, एबॉर्शन होने के बाद में आपको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा मिलती है। या अब जब आप डिस्टोकिया की हैंडलिंग कर रहे हैं, आप इसमें गर्भाशय में पर वेजाइनल हाथ पहुंचा रहे हैं, वहां से फीटस को खींचकर बाहर निकाल रहे हैं, उसकी एक्सट्रीमिटीज को सीधा कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, चोट लगने का भय जो है वो रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो फीटस के एक्सट्रीमिटीज की चोट की वजह से भी अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो कोटिलिडन और कारेंकल है उनका जो जॉइंट है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं, उनका जो जुड़ाव है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है और वो अलग नहीं हो पाते, जुड़वा शिशु की स्थिति में होता है। इसके अलावा जैसे जेल गिरने का टाइम जब थोड़ा लंबा हो जाता है तो बार बार पशु जो उठता बैठता है उस वजह से अंदर संक्रमण हो सकता है, गर्भाशय में संक्रमण होने की वजह से भी। तो आप देखते हैं कि कुछ देर जो वो लटकी रहती है, पशु बैठेगा, बैठने से इस भाग के अंदर क्या लग जाएगी, मिट्टी लग जाएगी, धूल मिट्टी लग जाएगी, और जैसे वो खड़ा होता है थोड़ा भाग वापस अंदर चला जाता है, तो ये धूल लगा हुआ भाग अंदर जाएगा, वहां पे बैक्टीरिया पनपेंगे, फैलेंगे, इन्फेक्शन पैदा करेंगे, इन्फ्लामेशन पैदा करेंगे। इन्फ्लामेशन से वही बात है, जिन्हें कॉटिलिडन और कारेंकल को सेपरेट होना था, उनको शिथिल होकर सिकुड़ कर उनको जिनको सेपरेट होना था, वो इन्फ्लामेशन के कारण और ज्यादा उनमें सूजन आ जाएगी, और ज्यादा वो टाइट हो जाएंगे, और इस वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति रहती है। ठीक है, तो ये विभिन्न कारण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मुख्यतः आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि भाई या तो इनके मध्य जो जुड़ाव है, भ्रूणीय झिल्ली और गर्भाशय के बीच में जो जुड़ाव है वो सेपरेट नहीं हुआ है, या दूसरा क्या हमने देखा कि जो गर्भाशय में संकुचन हो रहे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से, वो संकुचन जो है वो नहीं हो पाते हैं, या तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बन नहीं रहा है, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो बन रहा है लेकिन गर्भाशय की मांसपेशियां थक चुकी हैं, इस वजह से वो संकुचन नहीं कर पाते। इन दो कारकों की वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति जो है वो पैदा होती है। ठीक है, अब थर्ड जो स्टेज है प्रसव की तृतीय अवस्था, उसमें आपको जो है प्लेसेंटा जो है वो बाहर लटका हुआ मिलता है। ठीक है, बाहर नहीं गिरता है, लटका रहता है, शरीर के साथ में लटका रहेगा, और पशु थोड़ा जोर लगाता रहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको अब क्या उपचार करना होता है। ठीक है, उपचार क्या है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का क्या ट्रीटमेंट है। तो पहला तो हम देखेंगे कि इनके संकुचनों को बढ़ाया जाए, गर्भाशय जो है उसके संकुचनों को बढ़ाया जाए। उन संकुचनों को बढ़ाने के लिए हम उसको इकबोलिक्स औषधियां देते हैं। इकबोलिक्स क्या होते हैं, वे औषधियां जो गर्भाशय के संकुचनों को बढ़ाती हैं उन्हें हम इकबोलिक्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इकबोलिक्स कहते हैं, जो गर्भाशय के संकुचनों को बढ़ाती हैं। तो इकबोलिक्स क्या है, वे औषधियां जो गर्भाशय के संकुचनों को बढ़ाती हैं, जो गर्भाशय के संकुचनों को बढ़ाती हैं, वो औषधियां क्या कहलाती हैं, इकबोलिक्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी औषधियां देती हैं। तो ऐसी कुछ ओरल प्रिपरेशन आती हैं जो इकबोलिक्स की तरह काम करती हैं, जैसे यूट्रोटोन हो गया, यूट्राविव हो गया, ठीक है, यूट्रासेफ हो गया। ये कई औषधियां हैं जो कि आयुर्वेदिक औषधियां हैं, ये ओरली पशु को दी जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, जो गर्भाशय है उसके संकुचनों में तेजी आती है, और गर्भाशय के संकुचनों होने की वजह से प्लेसेंटा जो है वो बाहर रिमूव होता है। इसके अलावा इकबोलिक्स के रूप में आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं।
ऑक्सीटोसिन, इस हार्मोन का इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन ये जो है हार्मोन जितना आप जल्दी देंगे उतना ही गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं वो इसके प्रति संवेदी होती है। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा संवेदनशीलता उनकी जो है वो कम होती जाती है। इसके अलावा इंजेक्शन आता है अर्गट एल्केलॉइड्स का, अर्गटामिन जो होता है, अर्गट एल्केलॉइड्स। इन अर्गट एल्केलॉइड्स का इंजेक्शन भी हम उसको दे सकते हैं, तो ये भी जो है इक्वोलिक्स की तरह काम कर सकती हैं। इसके अलावा जो ओरल प्रिपरेशन है जिनके बारे में अभी मैंने बात की, जैसे यूट्रोटोन हो गया, यूट्रोस्ट्रॉन्ग हो गया, यूट्रा वाइव, ये ट्रेड नेम है, ठीक है। हिमरोग हो गया, हिमालय का आता है, जैसे ये औषधियाँ हैं, ये ओरली उसको दी जाती है, ओरल प्रिपरेशन होती है। तो जैसे ही पशु की सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाती है हम उसको गुड़ अजवाइन का पानी पिलाते हैं, साथ ही साथ ये औषधियाँ भी दे सकते हैं। ऐसी भी कई बार होता है कि कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, कई बार क्या होता है कुछ पशुओं में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है हर बार होता है। तो ऐसी स्थितियों में हम पहले ही जैसे ही पशु पे आ जाएगा यानी सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में उसको गुड़ अजवाइन के पानी में ये औषधियाँ दे देते हैं ताकि उनमें कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएं और जल्दी से जेर जो है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये औषधियाँ जो हैं वो इन प्रिपरेशन को हमें दे सकते हैं। अब यदि इनके द्वारा भी यदि जेर का निष्कासन नहीं हो पा रहा है तब हम क्या करते हैं, उसको हाथ की सहायता से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरा और बाद में क्या उपचार बचता है उसका, मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल, हाथ द्वारा निकालना। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम हाथों पर स्लीव पहनकर और हम गर्भाशय के अंदर अपने हाथ इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये जेल जो है वो लटकी हुई रहेगी। अब हम हाथ को इस जेल के साथ साथ में ले जाते हैं और जो कॉटिलिडन्स हैं, जो जुड़े हुए कॉटिलिडन्स हैं, एक हाथ से हम इस जेल को थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करते रहते हैं और एक हाथ के द्वारा हम चारों तरफ इसको ले जाते हुए और जो भी कॉटिलिडन और कारेंकल के मध्य संबंध है उनको सेपरेट करते हैं, उसको ऐसे अंगुलियों में डाल के और उसको सेपरेट करने का प्रयास करते हैं और जितना अधिक हो सके इनको सेपरेट जो है वो किया जाता है। जहां तक आपका हाथ पहुंचे उनको सेपरेट आपको करते रहना है, ठीक है। और दूसरे हाथ से आपको धीरे धीरे उस जेल को खींचते रहना, ठीक है। तो इस क्रिया के द्वारा जब हम कॉटिलिडन्स और कारेंकल्स के मध्य के अधिकांश जो जोड़ है एक प्रकार से कहें हम या जुड़ाव हैं वो हटा देते हैं और उसके बाद में एक हाथ से उसको खींचने की वजह से वो प्लेसेंटा जो है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो उस खींचने की वजह से ये प्लेसेंटा जो है वो बाहर आ जाएगी और खींचते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इन कॉटिलिडन्स और कारेंकल के मध्य का जो जुड़ाव है उन जुड़ावों को दूसरे हाथ की सहायता से उनको सेपरेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हाथ द्वारा भी जो जेल को बाहर निकाल सकते हैं और इसके पश्चात जो है हम हाथ द्वारा निकालने के पश्चात इसके अंदर हम इंट्रायूट्राइन जो पैसेरीज जिनको बोलते हैं ये छोड़ी जाती है। पैसेरीज क्या होती हैं, ऐसे द्रव ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो कि औषधीय युक्त ठोस पदार्थ हैं, बोलस टाइप होती हैं जिनको शरीर के अंदर रखने से वो शरीर के तापक्रम पे उनके अंदर जो ऑयल ऑफ थ्रियोम्बा होता है उसका बेस होता है तो वो शरीर के तापमान पे वो पिघल जाती है और औषधियाँ जो है वो रिलीज हो जाती है। वैसे सामान्य तापमान पे हम देखेंगे तब तो वो क्या होती है ठोस होती है, लेकिन जैसे ही हम उनको शरीर के अंदर रखते हैं तो शारीरिक तापक्रम पर वो पिघल जाती हैं। पिघलने से क्या होगा, उनके अंदर जो औषधीय तत्व होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम
जो पेसरीज हैं निकालने के बाद में इसके अंदर जो है पेसरीज जो है वो छोड़ देते हैं। जैसे ये पेसरीज हो गई, यानी ये बोलस नुमा संरचना है, तो ये धीरे धीरे पिघल के और पूरे उसके अंदर जो है गर्भाशय के अंदर फैल जाएंगे। और इनके अंदर जो औषधीय तत्व है जो सामान्यतः जैसे हम फ्यूराजोलिडोन प्लस यूरिया का हम पेसरीज जो बनी हुई होती हैं उसको छोड़ते हैं, तो ये अंदर जाके और औषधीय तत्व मुक्त कर देती हैं, ठीक है, और अंदर इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है, ठीक है। और रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा करने के बाद में हमें जरूर इक्बोलिक औषधियां जो है वो जरूर देनी चाहिए, बाद में ओरली दे सकते हैं हम। इक्बोलिक्स देने से क्या होगा, इसका इन्वोल्यूशन जो है, इन्वोल्यूशन यानी वापस इसका सामान्य अवस्था में आना, ये इन्वोल्यूशन क्या होता है, जल्दी होता है। और इन्वोल्यूशन जल्दी होने से क्या होगा, प्रसव का जो अगली बार जब हम उसकी मीटिंग करवाना चाहते हैं तो वो समय भी सही समय पे आ जाएगा। जितना जल्दी इन्वोल्यूशन होगा दोबारा पशु हीट में उतना ही शीघ्रता से आएगा, ठीक है। तो इसलिए इन्वोल्यूशन के लिए हम उसको इक्बोलिक्स जो है ओरली औषधियां जो है वो उसको बाद में चालू रखते हैं, ताकि इन्फेक्शन जो है वो अंदर जो भी कचरा है वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये जो पदार्थ जो इसके अंदर बचा रहता है ये 8-10 दिन तक बाहर गिरता रहेगा, और उस ब्राउन कलर के भूरे से पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, लोकिया बोलते हैं, ठीक है। जो 8-10 दिन तक वेजाइना से जो गाढ़ा काला रंग का स्राव आता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकिया। तो ये क्यों आता है, क्योंकि इसमें क्या होनी है, इन्वोल्यूशन की क्रिया होनी है। बड़ा जो थैलेनुमा गर्भाशय था वो छोटा हो गया, और छोटा होगा तो उसके अंदर जो भी सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए जो है ये प्रक्रिया जो है वो होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं। तो ये थर्ड स्टेज के अंदर हमने देखा कि जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है उस के अंतर्गत हम उसका क्या ट्रीटमेंट जो है वो कर पाते हैं। उसके अंतर्गत हम उसको जो इक्बोलिक्स औषधियाँ देते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो औषधियाँ हैं वो इन्वोल्यूशन की क्रिया में सहायक होती हैं। इन्वोल्यूशन का तात्पर्य क्या है कि जितना जल्दी से जल्दी ये जो बड़ा हुआ गर्भाशय है, ये सामान्य जो इसकी स्टेज होगी, ये मैं आपको देखो यहाँ दर्शाता हूँ, ये सामान्य जो इसकी स्थिति होगी वो ये स्थिति होती है। इस स्थिति के अंदर गाय के अंदर ये स्थिति रहेगी, मतलब कि ये इतनी सी ये स्थिति में रहता है। और गाय के अंदर जैसे गर्भावस्था के दौरान पूरे उदर गुहा में अधिकांश भाग को ये क्या रहेगा, घिरे हुए रहेगा, वहां से ये सिर्फ पेल्विक गुहा के अंदर इतना छोटा हो जाएगा। इस स्थिति को बोलते हैं इन्वोल्यूशन। तो यदि अगर इसके अंतर्गत कोई भी इन्फेक्शन रह जाता है तो इसमें क्या होगा, ये इन्वोल्यूशन की क्रिया में देरी होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हाथ द्वारा प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं तो उसके बाद में इक्बोलिक औषधियां जो है वो इसको दी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में हो गया, उसका उपचार किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हमने देखा। वो भी उसी का ही चालू है, ठीक है। अब हम एक और छोटा सा काम देखते हैं पायोमेट्रा के बारे में। एक ये असामान्यता है पायोमेट्रा। पायोमेट्रा का मतलब नाम से स्पष्ट होता है, इसको सिंपली भाषा में हम समझे, पस इन मेट्रा। मेट्रा का मतलब है यूट्रस, पस इन यूट्रस यानी गर्भाशय में मवाद का भर जाना। गर्भाशय में मवाद का भर जाना ये क्यों होता है, किन कारकों की वजह से होते हैं, यदि हम इनके ऊपर देखें तो अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति जब होती है तो उस स्थिति में अंदर यदि मान लो कोई इन्फेक्शन रह गया, गर्भाशय है ये, जैसे मान लो ये गर्भाशय है, फीटस निकल गया और इसके अंदर इन्फेक्शन रह गया, इन्वोल्यूशन में देरी हुई, इन्फेक्शन रह गया और इसका ये सर्विक्स का मुंह है वो क्या हो गया, बंद हो गया। अब अंदर इन्फेक्शन रह गया तो वो बाहर नहीं निकलेगा, और अंदर यदि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि पस निर्माण करते हैं
वो बैक्टीरिया अंदर रहेंगे तो अंदर ही अंदर वो क्या कर देंगे, पस का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो कब कब ये हो सकता है, किन किन कारकों में हो सकता है, जैसे डिस्टोकिया के बाद हो सकता है। ये डिस्टोकिया आपने किया तो अंदर आपने हाथ वगैरह इंसर्ट किए, ठीक है, और हाथ वगैरह साफ नहीं थे, ऐसी स्थिति में अंदर इन्फेक्शन फैल गया, इन्फेक्शन की वजह से वो अंदर ही अंदर पस का निर्माण हो गया। या दूसरा हम देखें, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के बाद में भी जो पस निर्माण हो सकता है, या एबॉर्शन के बाद, एबॉर्शन हो गया उसके बाद भी जो है पस का फॉर्मेशन इसके अंतर्गत हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा कई बार फॉल्टी एआई हो जाती है। आप ऐसे समय पे एआई कहते हो कि जब हीट का समय निकल चुका है लगभग और सर्विक्स का मुंह बंद होने वाला है, आपने इसके अंदर जो सीमन छोड़ा है वो भी क्या है, संक्रमित सीमन है, तो फॉल्टी एआई या संक्रमण युक्त सीमन जो है वो आप अंदर डाल रहे हैं, या मैटिंग भी संक्रमित बुल के द्वारा मैटिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, पायोमेट्रा की स्थिति जो है वो बनी रह जाती है। तो इन स्थितियों के अंदर पायोमेट्रा जो है वो हो सकता है। और इसके लिए जो मुख्य इटियोलॉजिकल फैक्टर है, यानी जो इटियोलॉजिकल जो फैक्टर है इसका मुख्य, जिसकी वजह से होता है, वो है कि पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। और इसमें हम बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस जो पायोजीन्स है, या सॉरी कोरिनी बैक्टीरियम पायोजीन्स, कोरिनी बैक्टीरियम पायोजीन्स, ये जो है, ये बैक्टीरिया जो है वो पस का निर्माण करता है और पस फॉर्मेशन जो है वो करता है। यदि इस बैक्टीरिया से संक्रमित होता है गर्भाशय तो पस का निर्माण होगा और पायोमेट्रा की स्थिति जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, एक दूसरी बात आपने यहाँ पे अगर नोट की है तो इसमें क्या होता है कि अंदर इंफेक्शन फैल रहा है और यहाँ पे जो सर्विक्स है उसका मुंह क्या रहता है, बंद सा रहता है, उसका सर्विक्स का मुंह क्या रहता है, बंद सा रहता है। तो ये क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम है वो अंडाशय के ऊपर बना रहता है। तो इस स्थिति में पायोमेट्रा की स्थिति में आप देखेंगे पीसीएल यानी परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम की स्थिति रहती है। परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम का तात्पर्य क्या है, कार्पस ल्यूटियम का बने रहना। कार्पस ल्यूटियम का बने रहना, परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम है उसकी स्थिति जो है वो बनी रहती है। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो यहाँ पे बना हुआ रहता है। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है, इस वजह से क्या है, सर्विक्स जो है वो बंद रहती है और उसका मुंह जो वो बंद रहता है और अंदर इन्फेक्शन जो है वो फैलता रहता है और ये धीरे धीरे आकार में क्या रहेगा, बढ़ता जाएगा, ये इन्फेक्शन जो है वो आकार में बढ़ता जाएगा। लेकिन कई बार जैसे ईस्ट्रोजन का थोड़ा सा लेवल अप होगा तो ये कुछ मात्रा में खुल सकता है और इस स्थिति में क्या होगा, थोड़ी थोड़ी पस जो है वो बाहर भी आ सकती है। जब पशु बैठेगा तो थोड़ी बहुत पस जो है वो बाहर आ सकती है। तो इस दौरान आपको क्या क्या लक्षण दिखते हैं, तो सर्विक्स का मुंह खुला है या बंद है उसके आधार पर हम पायोमेट्रा को हम कह सकते हैं कि भाई एक तो ओपन पायोमेट्रा और एक है क्लोज्ड पायोमेट्रा। ओपन का मतलब तो क्या है, सर्विक्स का मुंह जो है वो ओपन है, खुला हुआ है, थोड़ा खुला है, सर्विक्स थोड़ी क्या है, खुली हुई है। जबकि क्लोज्ड में क्या है, सर्विक्स पूर्णतः क्या रहेगी, बंद रहेगी। सर्विक्स जो है वो पूर्णतः क्या रहेगी, बंद रहेगी। ओपन का मतलब सर्विक्स ओपन है थोड़ी बहुत, और क्लोज का मतलब सर्विक्स क्या है, क्लोज है। ओपन है तो इसमें क्या होगा, क्या लक्षण इसमें आएंगे, इसके अंदर जो है जब पशु बैठता है, पशु के बैठने पर थोड़ी पस या मवाद जो है वो वेजाइना से बाहर निकलती है।
पशु जब बैठता है तब वेजाइना से थोड़ी थोड़ी पस जो है वो बाहर निकलती रहती है। पशुपालक ही आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये जब बैठ रहा है तो उसके कुछ ना कुछ सफेद सा पस नुमा चीज जो है वो बाहर निकलती ही रहती है, और वो पूंछ पर भी लगी हुई रह सकती है। पस जो है वो पूंछ पर लगी रहती है। ठीक है, और इन्फेक्शन होने की वजह से थोड़ा बहुत खाना पीना जो है वो पशु कम कर देता है। क्लोज्ड पायोमेट्रा की स्थिति में क्या होता है, पस वगैरह बाहर नहीं आती है, लेकिन इसमें क्या है, पशु जो है थोड़ा ऑफ फीड हो जाता है, खाना पीना जो है वो कम कर देता है। खाना थोड़ा कम कर देता है, पानी अधिक पीता है, पानी जो है वो अधिक मात्रा में पीता है। ठीक है, साथ ही साथ उसका जो उदर है वो लटक जाता है। क्यों, उसके अंदर क्या भरती रहती है, पस भरी रहती है। तो ये सामान्य जैसे हम देखेंगे फीमेल्स जो पिच है उनके अंदर ये चीज जो है वो सामान्य आएगी। उनके अंदर जो है वोमिटिंग भी ज्यादा होती है, उल्टी भी होती है उनके अंदर। ठीक है, तो ये लक्षण जो है क्लोज पायोमेट्रा में आपको दिखाई देंगे। जो बिच वगैरह है वो अधिक पानी ग्रहण करती हैं, उधर भाग जो है वो लटक जाता है, वॉमिटिंग होती है। और अगर ओपन पायोमेट्रा में बात करें तो थोड़ी थोड़ी पस जो है वो बाहर निकलती रहती है। ठीक है, तो अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, कैसे इसका निदान होगा, पायोमेट्रा का जो निदान है वो किस प्रकार से करते हैं। तो निदान जो है एक तो लक्षणों के आधार पर करेंगे, लक्षणों के आधार पर। ये जो अभी लक्षण देखिए, मतलब थोड़ी बहुत पस निकलती रहेगी। ठीक है, क्लोज पायोमेट्रा में भी वॉमिटिंग, उदर का बढ़ जाना, ये लक्षण जो है उन लक्षणों के आधार पे हम उसका जो डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा पशु है अगर, तो उसमें हम क्या करते हैं, रेक्टल पाल्पेशन। तो रेक्टल जब पाल्पेशन हम जब करते हैं बड़े पशुओं के अंदर, रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि अंदर गर्भाशय के अंदर पस भरी हुई है। आप देखेंगे तो पस जो है वो भरी हुई आपको ऐसा फील होगा। और जो हालांकि इस प्रकार की स्थिति आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी फील होती है, लेकिन प्रेगनेंसी और इसमें फर्क क्या होता है, पायोमेट्रा के अंदर सामान्यतः आप देखोगे दोनों हॉर्न्स के अंदर पस भरी रहती है, तो दोनों हॉर्न फूले हुए दिखाई देंगे। जबकि एआई वो प्रेगनेंसी के अंतर्गत एक हॉर्न जो गर्भित हॉर्न होता है वो सामान्यतः फूला हुआ दिखेगा। उसके अलावा आप जब उसको फ्लक्चुएट करते हैं तो फ्लक्चुएशन के दौरान अगर गर्भित पशु है तो उसमें आपको फ्लूइड जो है वो हिलता हुआ सा महसूस होता है, जबकि इसमें फ्लूइड नहीं होता, पस भरी रहती है, जो गाड़ी होती है वो ज्यादा हिलती नहीं है। और इसको जैसे ही आप यहाँ से ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, प्रेस करने से ही क्या होता है, डिप ऑन डिप्रेशन, यानी यहाँ पे गड्ढा सा पड़ जाएगा। जहां से गर्भाशय को दबाओगे वहां पे गड्ढा सा पड़ जाएगा। जबकि अगर पशु गर्भित पशु के गर्भाशय को आप दबा रहे हो तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, उसमें एकदम जैसे बैलून नहीं होता है, दबाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वापिस वो अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। छोटे जो पशु हैं जिनके अंदर क्लोज पायोमेट्रा की स्थिति है उनके अंदर आप यूएसजी करवा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी है वो उनके अंदर करवाई जा सकती है, उसकी सहायता से पता लग जाएगा। ठीक है, तो इनके द्वारा हम डायग्नोसिस कर सकते हैं लक्षणों के आधार पे, रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा बड़े पशुओं के अंदर, और जो छोटे पशु हैं उनके अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इसके उपचार की। अब देखो उपचार के अंतर्गत हमने देखा कि इसमें क्या स्थिति है, पीसीएल, परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कार्पस ल्यूटियम बनी हुई रहती है, तो उसको हमें खत्म करना है। तो कार्पस ल्यूटियम को खत्म करने के लिए कौन सा हार्मोन हम लगाएंगे, PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें हम देखें क्लोप्रोस्टिनोल जो आते हैं इसके अंदर, या डाइनोप्रोस्ट, ये जो इंजेक्शन है हम उसको लगाते हैं। ठीक है, लगाने से ही Cl जो है कार्पस ल्यूटियम वो लाइसिस हो जाएगी, क्योंकि ये ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन है, कार्पस ल्यूटियम का लाइसिस कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। कार्पस ल्यूटियम जैसे ही खत्म होगी
प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम आ जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से जो सर्विक्स है वो खुल जाएगी, ये रास्ता खुल जाएगा और रास्ता खुलने की वजह से अंदर भरी हुई जो भी पस है वो क्या आने लग जाएगी, बाहर आने लग जाएगी। ठीक है, तो पहला तो हमने इसका रास्ता जो है वो खोलना है। और उसके बाद में हम दूसरा क्या करते हैं, हम इंट्रा यूट्राइन उसके अंदर दवाई छोड़ते हैं, इंट्रा यूट्राइन ड्यूसिंग करते हैं, जिसके लिए हम पोविडोन प्लस मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, इनका जो लिक्विड है फॉर्म है उसको हम गर्भाशय के अंदर छोड़ते हैं। तो अंदर जितनी भी पस है उसको वो घोल के और बाहर ले आएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम इसको इक्बोलिक औषधियां देते हैं जो गर्भाशय के अंदर संकुचन को बढ़ाएंगी और गर्भाशय को छोटा करने में सहायक होगी, उसको सामान्य स्थिति में लेके आएंगी। ठीक है, तो ये उपचार जो हमें एक तो PGF2 अल्फा लगाना है और इंट्रायूट्राइन ड्यूसिंग 3 से 5 दिनों के लिए हमें ये औषधियां जो हैं वो गर्भाशय के अंदर छोड़नी है, ताकि गर्भाशय का जो इन्फेक्शन है वो सारा का सारा क्या हो जाए, साफ हो जाए, क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ हम इसको इक्बोलिक औषधियां जो हैं वो दे देती हैं। इक्बोलिक औषधियां क्या करेंगी, गर्भाशय के संकुचनों को बढ़ाएंगी और वो गर्भाशय के इन्वोल्यूशन में सहायक होती है। तो इस प्रकार से हमें सारी की सारी पस को बाहर निकालना है, साथ ही साथ गर्भाशय की आंतरिक जो परत है उसको साफ रखना है, उसके लिए हम इंट्रायूट्राइन ड्यूसिंग करते हैं। ठीक है, और गर्भाशय को आकार में छोटा करना है, उसके लिए हम इक्बोलिक औषधियां उसको देते हैं। ठीक है ना, ये पायोमेट्रा का आपका उपचार हो गया। धन्यवाद।